नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये खास मुलाकात हमारी हो रही है महाराष्ट्र के महायुद्ध में जो सबसे बड़े जुझारू नेता जुटे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस साहब से, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। चुनावी दौरे की व्यस्तता के बीच में, चुनाव के ठीक पहले इनसे हम ये भविष्यवाणी करने को कहेंगे कि बताएं कि कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को। फडणवीस साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया जी। जब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं तो कोशिश होती है कि पहली लाइन या पहला सवाल जो है बड़ा जोरदार हो, लोगों को याद रह जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं हम? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। वो कौन होगा ये हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और हमारी जो लेजिस्लेचर पार्टी वो तय करेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। ये तो चलिए, मैं शुरू में बता दूं कि मैं भी मान रहा हूं कि बीजेपी अकेले पूरा बहुमत लेकर के आ जाएगी और सरकार बना लेगी। लेकिन जो दूसरा सवाल है, क्योंकि रिजल्ट सबको मालूम है तो लोग आगे जानना चाहते हैं कि बताइए मुख्यमंत्री कौन होगा। आप लोग आमतौर पर पहले प्रोजेक्ट करते रहे हैं मुख्यमंत्री। दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकली बात करो, जो लोग कवर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि पहला नाम देवेंद्र फडणवीस का है। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं कहते कि हाँ, यह संभव है? देखिए, मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और आज पार्टी ने जिम्मेदारी दी है अध्यक्ष पद की। अध्यक्ष के रूप में इस चुनाव को लीड करना और पार्टी को चुनकर लाना, ये मेरा काम है। और उसके बाद हमारी लेजिस्लेचर पार्टी और हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसके स्वयं मोदी जी सदस्य है, ये इसका निर्णय करेंगे। और मुझे ये लगता है कि हमारी जो पार्टी है उसमें अपनी एक कार्य की पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार वो निर्णय करते हैं। आज तो हमारा कहना इतना ही है कि महाराष्ट्र में ऐसी सरकार हमको लानी है जो मोदी जी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम कर पाए। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री कौन होगा हमारे लिए अभी विषय नहीं। जो उन्होंने इंदौर में कहा कि 1 और 1 मिलकर 11 वाली सरकार बने, मतलब बिना नाम लिए वो यही कैंपेन कर रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को जोर से जिताओ। बिल्कुल। फिर भी देखिए, मेरा झगड़ा केंद्रीय नेतृत्व से है। वो झगड़ा यही है कि आपकी पार्टी हमेशा कांग्रेस को ये तोहमत देती थी कि आप अपने कैंडिडेट का नाम नहीं बताते हैं। तो महाराष्ट्र में कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं बताया? देखिए, महाराष्ट्र की थोड़ी सी अलग हमेशा राजनीति रही है और हमने महाराष्ट्र में कभी नाम प्रोजेक्ट नहीं किया। इससे पहले गठबंधन में लड़े तब भी हमने अपने नेता का नाम कभी प्रोजेक्ट नहीं किया। गठबंधन में मजबूरी थी कि नाम नहीं बता सकते, फिर भी हम तो अपने नेता का नाम प्रोजेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन नहीं किया हमने कभी। तो खुला मैदान है। और एक प्रकार से हम लोगों को, हम ऐसी परिस्थिति में अलग हुए, हमको लगा ही नहीं कि गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, तो गठबंधन हमने तोड़ दिया। तो तब तक तो ये था कि गठबंधन है तो गठबंधन का नेता तय करेंगे बाद में, और अचानक टूट गया। तो इसलिए फिर इतने सारी ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतना फास्ट हुआ, मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व उसकी ओर किसको नेता प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस झंझट में पड़े बिना सीधे, चूंकि हम मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे और मोदी जी के साथ वाली सरकार तैयार कर रहे हैं, तो फिर किसी और को प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता क्या है? एक बार सरकार आ जाए तो जो भी उचित होगा लेजिस्लेचर पार्टी को लगेगा उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसमें लोग ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत प्रोएक्टिव ढंग से चलाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी तो नहीं होंगे ना, मुख्यमंत्री तो चाहिए। तो पहले बीजेपी का तरीका रहा है कि बता देती रही है, बाकी राज्यों में तो बताया है। नहीं, कभी कभी तरीका बदलना पड़ता है, इस बार बदल दिया। वो क्यों बदला? नहीं, वही मैंने कहा कि वो बदलने का कारण ये था। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हुई। अभी मुंडे जी थे, हमारे बहुत बड़े नेता थे, मुंडे जी की अचानक मृत्यु हो गई। नितिन जी एक हमारे बड़े नेता थे, वो केंद्र में व्यस्त हो गए। तो एक नई टीम जो है हमारी, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ गई। और हमारी टीम में, मैं सच बताता हूँ कि मुख्यमंत्री पद के लिए न कोई होड़ है न कोई विवाद है, और इसलिए हमने सबने ये मिलकर तय किया कि एक यूनाइटेड फेस लेकर हम मैदान में जाए और मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट मांगे। तो ये हमारा फैसला था। गडकरी जी ने वैसे मेरे इंटरव्यू में बड़ा जोर से मना किया। मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बहुत नाराज हुए, बोले मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। आप भी कह रहे हैं कि वो केंद्र में मंत्री हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो आगे भी केंद्र में ही मंत्री रहेंगे? नहीं, अगर वो महाराष्ट्र आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नितिन जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमको उसका बहुत आनंद होगा, क्योंकि पूर्व में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया है और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं केंद्र से महाराष्ट्र नहीं आना चाहता। आप लोगों की स्ट्रेटजी ये है दरअसल, जैसे अब पंकजा मुंडे भी बहुत जोर से प्रोजेक्ट हुई, कहीं विनोद तावड़े का नाम ले लेते हैं, कहीं पूनम का नाम ले लेते हैं, तो आप लोग 4-5 नाम इसलिए चला रहे हैं कि अलग अलग वोटर वर्ग में सब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सारे नाम चलाए रखो। मैं ऐसा नहीं मानता, पर यह बात एक प्रकार से ठीक भी है कि एक ऐसा यूनाइटेड चेहरा हमने तैयार किया है, लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
कि हाँ मेरा चेहरा यहाँ पर दिख रहा है। एक ऐसा आईना हमने तैयार किया है, एक 5-6 लोगों को एक साथ लाकर, कि जिस आईने में हर एक व्यक्ति को अपना चेहरा दिखता है, और मुझे लगता है कि एक पार्टी के लिए एक अच्छी फेस है ये। बिल्कुल। अब आते हैं भविष्यवाणी पर, क्योंकि सबको अब नंबर जानने हैं कि कितनी सीटें आएंगी। तो बीजेपी अकेले और बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनको मिला करके आपका अनुमान क्या है? देखिए, बीजेपी को अपने बलबूते पर निश्चित रूप से मेजॉरिटी मिलेगी। सिंपल मेजॉरिटी जो हम कहते हैं 144 सीटें, उससे हम लोग आगे जाएंगे, और हमारे मित्रों के साथ हमारी मेजॉरिटी कंफर्टेबल होगी। मैं आज इतना ही आंकड़ा कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो भविष्यवाणी, चूंकि मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो उससे ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन एक ग्राउंड का फील मैं ले रहा हूँ, तो जिसमें मुझे, और मैं जब राजनीतिक इतिहास को देखता हूँ, महाराष्ट्र की परिस्थितियों को देखता हूँ, तो महाराष्ट्र हमेशा केंद्र सरकार के साथ जाता है, और एक डिसाइसिव मैंडेट की ओर महाराष्ट्र बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो समझना चाहता हूं आपसे। पिछली कोएलिशन पॉलिटिक्स से बहुत दुखी होकर के निर्णय का वो एक आधार होगा, उस आधार पर जनता वोट करेगी या मोदी जी के लिए वोट करेगी? दो में से एक फैक्टर कौन सा डोमिनेट करेगा? मुझे लगता है दोनों फैक्टर है। एक और जनता मोदी जी की ओर देख रही है, और जनता को मौका मिल गया, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार तो जनता देना ही चाहती थी, और उसमें अकेली अपने बलबूते पर भाजपा सरकार बना सकती है, ऐसा मौका जनता को मिला, तो जनता थोड़ी छोड़ेगी ये मौके को। इसलिए दोनों चीजें होगी, मोदी जी के तरफ देखकर वोटिंग होगा, एक सिंगल पार्टी हम चुनकर ला सकते हैं, मौका मिला, ये वोटिंग होगा, और ये दोनों का मिलाकर ये इफेक्ट हमको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब मेरा इल्जाम है, इल्जाम ये है कि आप लोगों ने बहुत पहले ही मन बना लिया था अकेले लड़ने का, क्योंकि आपके अंदरूनी सर्वेज ने आपको ये बताया था कि बीजेपी अकेले लड़ेगी तो बहुत अच्छे से जीतेगी। तो ये जो बाकी शिवसेना के साथ रहने वाला जो पूरा प्रकरण चला, ये सिर्फ ऊपर की एक्टिंग थी सर? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम दिल से चाहते थे, देखिए शिवसेना से हमारा नाता राजनीतिक नहीं है, हमारा नाता ये सैद्धांतिक रहा है, हमारा नाता ये जिसको हम हमारे दिल मिले हुए थे। तो इस प्रकार से जब गठबंधन टूटते हैं ना, राजनीति में टूटते हैं तो उसका दर्द नहीं होता, पर जब 25 साल तक आप एक पार्टी जैसा काम करते हो और गठबंधन टूट जाए तो दिल में दर्द होता है। वो दर्द हमको हुआ, और हम तैयारी में नहीं थे, हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। अगर हम तैयारी में होते तो हमको 20 उम्मीदवार ऐन वक्त पर बाहर से नहीं लेने पड़ते। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, अगर हम तय करते तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास उम्मीदवार होते, लेकिन हम नहीं थे तैयार, ये बात उतनी सही है। 20 बाहर के कौन? कुछ लिए हमने अलग अलग प्रकार के नई पार्टियों से जो नए अलग अलग। हाँ। अच्छा, वो आंकड़ा कहीं कोट हो रहा है कि 50 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस और एनसीपी? वो मैंने आंकड़ा देख लिया। वो आंकड़ा बनाने वाले इतने होशियार है कि 6 साल पहले हमारी पार्टी में जो आया उसको भी वो अभी आया हुआ बता रहे हैं। ओके। तो इसलिए वो आंकड़े में पर 20 लोग, ये निश्चित है कि हमने बाहर से लिए हुए अलग अलग पार्टियों से, कोई शिवसेना से सबूत है कि वास्तव में पहले से तैयारी नहीं थी अकेले लड़ने की। अगर होती तो हमको बाहर से व्यक्ति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी अपनी राय यह है कि उद्धव काफी रियलिस्टिक आदमी हैं, और वो समझते हैं कि इस बार थोड़ा माहौल बदला है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये उद्धव की अपनी जिद थी या उद्धव को भी किसी ने गुमराह किया? देखिए, मैं तो नहीं जानता, ये बात आपकी सही है कि उद्धव जी के साथ इतने सालों का हमारा रिश्ता है, क्योंकि वो रियलिस्टिक है और रियलाइज करेंगे कि बीजेपी की प्राइमेसी बनती है। जी नहीं, मूल रूप से उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत रूप से हमें कोई शिकायत नहीं है, व्यक्ति करके वो अच्छे व्यक्ति है, लेकिन पता नहीं जिस प्रकार की एक एडमेंट भूमिका शिवसेना ले रही थी उसके पीछे क्या उनकी मंशा थी। मतलब ये गठबंधन ऐसा टूट जाए, ये ना उनके लिए ठीक था ना हमारे लिए ठीक था, हम दोनों नहीं चाहते थे। फिर क्या वजह थी? देखिए, 151 का आंकड़ा ये तो कोई गीता बाइबल कुरान नहीं है कि जिसको अल्टर नहीं किया जा सकता। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि भाई, अब बोलने में कोई हर्ज नहीं है मुझे, पर हमने यहाँ तक कहा था कि आप अगर कहते हैं कि आदित्य जी ने वो 151 का आंकड़ा दिया है, तो आदित्य कह दे कि भाई मैं 147 का आंकड़ा दे रहा हूँ, हम कहेंगे कि देखिए इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए आदित्य जी ने 4 सीटों का बलिदान दिया है, हम इस यहाँ तक भी तैयार थे। तो हमारी तरफ से ईगो का इशू नहीं था, हमारी तरफ से इशू ये था कि भाई चूंकि हम सारे पार्टनर्स को लेकर लोकसभा जीते हैं, हम सब साथ में रहे। अच्छा, मान लीजिए बहुमत मिल गया, आपके इतने पुराने दोस्त थे, दिल्ली में आप साथ में हैं, क्या ये हो सकता है कि बहुमत मिलने के बाद भी शिवसेना को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कहा जाए आइए फिर भी हम आपको शामिल करते हैं? देखिए, शिवसेना से हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है,
हमारा तो राजनीतिक झगड़ा ये कांग्रेस और एनसीपी से है, और इसलिए शिवसेना हमारे ऊपर टीका करती है, हम नहीं करते उनके ऊपर। फिर भी आप ये इसके लिए ओपन है क्या कि चुनाव के बाद, बहुमत आने के बाद भी शिवसेना के साथ गठजोड़ कर सकते हैं? देखिए, हमने तो उनको कभी ये नहीं कहा कि आप केंद्र की सरकार छोड़कर चले जाइए, या बीएमसी में हम आपसे गठबंधन वापस लेते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन परिस्थितियां जो बनेगी उसके ऊपर उस समय हम निर्णय लेंगे। ये प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं कि नगर पालिकाओं, नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों के लिए आप अपनी तरफ से शिवसेना के साथ गठजोड़ करने के लिए ओपन है, क्योंकि उसकी लोकल पॉलिटिक्स अलग चलती है, तो आप शिवसेना के साथ करेंगे? नहीं, देखिए, किया हुआ है। अभी तो महाराष्ट्र में 2.5 साल कोई चुनाव नहीं है, वो किया हुआ है हमने ऑलरेडी। मुंबई महानगर पालिका में हमने उनको समर्थन दिया है, हमारे समर्थन पर उनका मेयर बना हुआ है, तो वो तो कोई बदलाव होने नहीं वाला, या हम कोई वापस लेके उनके ऊपर अविश्वास लाने वाले, ये सारी चीजें तो होने नहीं वाली। जहां तक आपने जो सवाल किया उसका उस परिप्रेक्ष्य में अगर मुझे बात करनी है, तो मैं अभी इतना ही कह सकता हूं, परिस्थितियां क्या बनेगी इसके ऊपर उस समय निर्णय लेंगे। आज हम ऐसा कोई निर्णय नहीं कर रहे। बिल्कुल। मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, एक्चुअली मुझे पढ़ करके लगा कि बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, बहुत ही आसान और स्पेसिफिक ढंग से लिखा गया है। हो सकता है इनपुट यहाँ से गया हो, उसकी भाषा, उसके स्ट्रक्चर से लग रहा है कि दरअसल ये दिल्ली में बना है। बिल्कुल नहीं, ये 100% महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसका पूरा रिसर्च मैंने स्वयं किया है, और हमारी टीम महाराष्ट्र की जो है उसने बैठकर इसको तैयार किया है। बिल्कुल भी, देखिए, महाराष्ट्र के इस पूरी राजनीति में दिल्ली का दखल अगर कुछ होगा तो हमारे पीछे मजबूती से वो खड़े हैं। कोई भी निर्णय उनका नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा है। जो वही मैं कह रहा हूं। और ये आज नहीं, शायद अगर आप 1 महीना पहले मैंने एक कार्यक्रम फर्ग्यूसन कॉलेज में किया था पूना के, और उस समय हमारी दिशा क्या होगी ये मैंने बताया था। और ये जो मैनिफेस्टो है, तकरीबन उस समय मैंने हमारे उस 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स थे उनके सामने वो रखा था। तो ये सारा जो 15 साल 20 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, उसमें जो हमारे अनुभव है, वो अनुभव महाराष्ट्र में काम करने वाले अलग अलग एक्सपर्ट जो है उनके इनपुट से ये सारा मिलाकर उसको हमने तैयार किया है। तो ये महाराष्ट्र में ही बना है। एक सवाल मैं खास तौर पे आपसे समझना चाहूँगा, बहुत डिटेल में आप लोगों ने कहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जितना बिजनेस सेंटिमेंट खराब हुआ है, जितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से बाहर गई हैं, वो गड्ढा इतना बड़ा है कि वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और महाराष्ट्र के बारे में ऊपर से नीचे तक के सिस्टम के बारे में एक बहुत ही खराब राय बनी हुई है लोगों की। तो अच्छी जीत के बावजूद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि मशीन आपकी ठीक से चलेगी। बात बिल्कुल सही कही आपने, ये सेंटिमेंट हमको रिस्टोर करना ही होगा। बीच में मुझे यूरोपियन यूनियन के कौंसलेट जनरल्स ने ब्रेकफास्ट पर बुलाया था, और उस समय उन्होंने कहा कि भाई हमारे निवेशक आने को तैयार है, आपके एमआईडीसी में जगह है, लेकिन हमको जगह नहीं मिलती, हमको चक्रे काटना पड़ता है। मुझे लगता है कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सुशासन लाना ही पड़ेगा, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और ये हमने तय किया है। देखिए, हम तो महाराष्ट्र में सेवा अधिकार का कानून लाएंगे, क्योंकि आजकल हमारी जो सरकारें हैं, वो चाहे राज्य की हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, ये सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये सर्विस देती है। और आज प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सर्विस मांगने के लिए जब कोई जाता है और उसको सर्विस मिलती नहीं, तो उसके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, उसको तो फिर चक्रे ही मारना है, और किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। तो जिस प्रकार से सूचना के अधिकार से अकाउंटेबिलिटी तैयार हुई, वैसे हम सेवा का अधिकार देंगे, हम राइट टू सर्विस देंगे, और उसके माध्यम से ये जो पारदर्शिता है और इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, उसको हम रिस्टोर करेंगे। साथ ही में मुझे ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी तो वही होती है, राजा किस प्रकार से काम करता है उसके आधार पर वो काम करती है। जो ब्यूरोक्रेसी गुजरात में मोदी जी के साथ थी, उससे पहले वही कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस के साथ भी थी। मुझे लगता है कि हम संकेत क्या देते हैं वो हमको देखना पड़ेगा, रेड टेपिज्म को हमको दूर करना पड़ेगा। और तीसरी चीज मुझे मुंबई के बारे में विशेष रूप से लगती है कि मुंबई में आज हम सर्विस इंडस्ट्री का हब मुंबई को बना सकते हैं, लेकिन मुंबई के जो रेंटल्स है, कमर्शियल रेंटल्स इतने हाई है कि सर्विस इंडस्ट्री या उनको उनकी वायबिलिटी यहाँ नहीं बैठती। आज मुंबई में हमको कमर्शियल स्पेसेस तैयार करनी पड़ेगी। एक बीकेसी हमने तैयार किया, ऐसे कम से कम 10 बीकेसी जब हम एमएमआर रीजन में तैयार करेंगे, तो यहाँ पर जो कमर्शियल रेंटल्स है वो एट पार विद बेंगलोर, एट पार विद हैदराबाद आएंगे, तब जाकर वायबिलिटी बैठेगी। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हमको बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र फेवर्ड डेस्टिनेशन रहेगा,
लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क भी लोगों को वैसा देना पड़ेगा, सर्विस भी वैसी देनी पड़ेगी जो हम विश्वास है मुझे कि हम देंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही देवेंद्र जी, जो मुंबई के जिक्र के बारे में आपने कहा, रियल एस्टेट के बारे में कहा, लेकिन ये मार्केट इतना एबनॉर्मल हो गया है, इतना डिस्टॉर्ट हो गया है कि सबको डर लगता है कि कोई भी सरकार आए वो रियल एस्टेट वाले चक्र में इस तरह से फंसती है कि यहाँ बिजनेस अनवायबल हो गया है और यहाँ पर ज़मीन दे पाना कारोबार चलाने के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप वो कैसे करेंगे? नहीं, आज एमएमआर रीजन में हमारे पास बहुत जगह अवेलेबल है। मूल रूप से जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है, उस डेवलपमेंट प्लान को हम गंभीरता से देखते नहीं है। डेवलपमेंट प्लान और डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स ये केवल किसी के फायदे के लिए अमेंड करना, यहाँ तक हमारा नगर विकास विभाग सीमित है, उससे आगे जाता नहीं है। आज एमएमआर रीजन में अगर हमने इस प्रकार से जैसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक डेवलप किया, ऐसे अगर कॉम्प्लेक्सेस हम डेवलप करेंगे तो नेचुरली रेंटल्स कम आएंगे और साथ ही में हाउसिंग की जो इंडस्ट्री हमारी, उसमें आज हम आइलैंड सिटी के ऊपर और बोझा नहीं दे सकते। तो आइलैंड सिटी की अपनी कैपेसिटी है, थोड़ा सा उसमें हम और एनहांस कर सकते हैं, कुछ हम एफएसआई में चेंजेस करके भी थोड़ा बहुत उसमें रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन एमएमआर रीजन जो है, इस रीजन में आप एक्चुअल हाउसिंग कर सकते हो और वो हाउसिंग अगर आपको करना है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, लोग क्यों नहीं जाना चाहते? लोग जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, इसके बीच की दूरी अगर 1 घंटे की कर दे, हम ट्रांसपोर्टेशन का इंटीग्रेशन करें। आज आप अगर दुनिया में जाएंगे तो दुनिया में मोनो है, मेट्रो है, ट्राम है, लोकल है, बसेस है, इनका इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो आप कहीं से भी कहीं पर 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। वो मुंबई में किया जा सकता है। ये जो शोकेसिंग हम कर रहे हैं उससे ज्यादा आगे बढ़कर हमको काम करना पड़ेगा। वो अगर हम करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको भी हम कर पाएंगे और आइलैंड सिटी के ऊपर ये जो बोझा पड़ रहा है उसको भी हम कम कर पाएंगे। सबका रिंग मास्टर तो एक ही होगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, अब आप कह रहे हैं मेक इन महाराष्ट्र। शिवराज चौहान क्या कह रहे हैं, मेक इन एमपी। राजस्थान भी यही कहेगा। तीनों बीजेपी से मान लीजिए रूल्ड हो गए। आप लोगों में आपस में एक जबरदस्त कंपटीशन लगेगा, अच्छी बात है। महाराष्ट्र से जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाले भागे हैं, ऑटोमोबाइल का जिक्र लीजिए, वैट का टैक्स वाला इशू आपको पता है, वाकिफ हैं आप उससे। आप जो लोग अभी भी एक्टिवली दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उनको आप वापस कैसे लाएंगे? देखिए, एक तो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो हमको सुधारना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप मानते हैं कि टैक्स में भारी कमी की जरूरत है, वो बहुत ही अनवायबल हो गया जिसके जी बिल्कुल उसमें कुछ चेंजेस हमको करने ही पड़ेंगे। और उसके साथ में आज महाराष्ट्र में बिजली के जो टैरिफ है, जो दर है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो इतने बिजली के विभाग में घोटाले हैं, कोयला खरीदी में इतने घोटाले हैं, मैं तो लगातार उनको निकालते आया हूँ। एफिशिएंसी हमारी आज 10,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, लेकिन प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 87% है और प्लांट लोड फैक्टर उसके 60% है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 10,000 मेगावाट की हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसके बदले हम केवल 5,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रहे हैं। तो नेचुरली जब आप कम एफिशिएंसी से आपके रिसोर्सेज को चलाओगे या आपके कारखाने को चलाओगे तो उसमें कीमतें बढ़ेगी। तो आज हमको बिजली की कीमतें भी हमारे पास के जो राज्य है उनके एट पार हमको लानी पड़ेगी। आज आप देखिए तो महाराष्ट्र में 8.5-9 रुपए से बिजली लेनी पड़ती है और बाजू में छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 5, 5.5, 6 रुपए में बिजली मिलती है। तो 2 और 3 रुपए का फर्क अगर एक यूनिट पर रहेगा, और पता नहीं हमने ओपन एक्सेस को रोक कर रख दिया है। महाराष्ट्र में अगर ओपन एक्सेस हम लोग दे देंगे, हाँ, इसका थोड़ा सा खामियाजा कुछ देर के लिए भुगतना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली आप मार्केट को अगर रोक कर रखोगे तो उसका नुकसान ही होने वाला है। तो उसका लॉन्ग टर्म का नुकसान अगर हमको नहीं चाहिए तो ओपन एक्सेस देंगे। ओपन एक्सेस दिए बराबर यहाँ पर उद्योगों की भरमार आएगी। बीजेपी की सरकार आने पर जीएसटी के मामले में क्या भूमिका होगी, क्योंकि महाराष्ट्र निर्णायक भूमिका निभा सकता है? नहीं, हम जीएसटी के फेवर में है। हमारा मानना इतना ही है कि जीएसटी में राज्यों को फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। पुरानी सरकार ने जिस प्रकार से जीएसटी की रचना की थी उससे सीधे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी दे दें और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी न दें, आप मान जाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, संघीय ढांचा जो है, उस संघीय ढांचे को अगर आप कहीं पर भी आहत नहीं कर रहे तो फिर देखिए केंद्र और राज्य कोई दुश्मन तो नहीं है एक साथ। और अभी तो मोदी जी के नेतृत्व में तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि टीम भारत, टीम इंडिया,
राज्य और केंद्र, तो हमको लगता है कि टीम इंडिया, जैसे देखिए वैट के समय जिस प्रकार से प्रतिपूर्ति मिली तो राज्यों को ये लगा, और उसके बाद वैट ने जब उछाल ली तो प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। जीएसटी भी वही करेगा, और जीएसटी में तो महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है ना बहुत आगे जाएगा। तो जितनी बातें चली हैं और आपने जितना अध्ययन किया, क्या असेसमेंट है आपका? 2016 अप्रैल से लागू होने की बात होगी, या राज्य वाले कुछ ऐसा कर देंगे कि 2015 अप्रैल से लागू हो जाए? देखिए 2015 अप्रैल से लागू होना चाहिए, ये इच्छा सबकी है। मुझे लगता है कि पिछले समय राज्यों की तकलीफें क्या है ये बीजेपी ने रखी थी, तो हमारे नेता जानते हैं, अरुण जी को ये पता है, जो हमारे वित्त मंत्री है वो जानते हैं कि क्यों राज्यों का इसको विरोध है, और अभी राज्यों से उन्होंने बातचीत चालू कर दी है। और अरुण जी ने यह तय किया है कि दिसंबर में वो जीएसटी को फाइनल स्टेज पर लाएंगे, और अरुण जी जैसा एक फाइनेंस मिनिस्टर देश को मिला है, मुझे विश्वास है कि जो टाइम फ्रेम उन्होंने तय किया है उस टाइम फ्रेम में उसको पूरा करेंगे, और 2015 में हम जीएसटी को देखेंगे। जी, आपसे आखिरी सवाल है। हालांकि मोदी जी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र बॉम्बे मुंबई की जो एक विवाद चला था कि अलग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विदर्भ अलग राज्य की मांग तो बिल्कुल वाजिब है, और आप लोग सत्ता में आएंगे तो दिल खोल करके विदर्भ को बनाएंगे, आंध्र की तरह से नहीं बनाएंगे। देखिए छोटे राज्यों का भारतीय जनता पार्टी का, सैद्धांतिक भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। तो विदर्भ का समर्थन है। हम ये मानते हैं कि छोटे राज्य डेवलपमेंट का मॉडल बनते हैं। 3 राज्य हमने बनाए वो डेवलपमेंट का मॉडल बने। सिर्फ हमारे में और कांग्रेस में फर्क क्या है, हम राज्य निर्माण करते हैं और कांग्रेस राज्य तोड़ती है। उन्होंने आंध्र और तेलंगाना को इस प्रकार से तोड़ा कि भाई भाई के जान का प्यासा हो गया। हम इस प्रकार से राज्य तोड़ना नहीं चाहते, हम राज्य निर्माण करना चाहते हैं, उचित समय पर वो होगा। बिल्कुल। आपकी बातचीत बहुत ही परसुएसिव और कन्विंसिंग है देवेंद्र जी। हो सकता है मेरी भविष्यवाणी सही निकले या गलत, लेकिन फिर मैं आपको यही कह के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।